हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज ये हमारी परसेंटेज की छठी क्लास है। पांचवी क्लास में हम लोग आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 49 से क्वेश्चन 61 तक किया था, जिसमें क्वेश्चन 51 और 52 बाकी रह गया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन 51 और उससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है या जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ इसे लाइक किया करें और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से वीडियो को पुश मिलता है और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ एक बार फिर से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और फ्रिक्वेंटली वीडियो को ला पाऊँ। थैंक यू। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। तो मान लेते हैं कि कृति का मासिक वेतन 100 यूनिट है, यानी 100 रुपया है। तो कितना हो गया आपका ये 100 यूनिट। 100 यूनिट 100 यूनिट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, ईएमआई भर दिया उस 22%। ईएमआई हो गया आपका, ईएमआई 100 का 22% हो गया, मतलब 22 रुपया हो गया, ये 22 हो गया। बच गया शेष, जो बच गया उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की दुकानदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। तो जब 100 में से 22 निकाल लिए, 100 रुपया में से 22 रुपया ईएमआई दे दी, तो बचा कितना आपका रिमेनिंग। अब उसके पास कितना है कृति के पास, अब कृति के पास है 78 रुपया है। 78 रुपया है उसमें। अब इस 78 रुपया को दो पार्ट में डिवाइड करती है 7:5 के रेशियो में। 7:5 के रेशियो में 7 रुपया 78 में से 7 रुपया, जो 7:5 ये रेशियो दिया हुआ है, उसमें वो 7 यूनिट खर्च करती है किराने पे, ग्रोसरी पे, जिसको हम जी से यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। जी से मैंने 78 को डिवाइड करना है हमको 7:5 के रेशियो में। और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसको शॉपिंग पे खर्च करते हैं, शॉपिंग पे, शॉपिंग के। ठीक है, तो 78 को 7:5 के रेशियो में हमको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 78, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है 7:5, तो टोटल कितना हो गया 12। तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 12। और किसका हिस्सा निकालना है कि शॉपिंग पे वो कितना खर्च करे। तो उसने कपड़ों, आगे कह रही वो कि उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए। जो यहाँ पे कह रहा है कि 78 में से 5 रुपया इस रेशियो में, 78 में ये इस रेशियो में 7:5 के रेशियो में वो खर्च कर रही है। उसमें ये कह रही है कि कपड़ों पर 18,200 रुपया खर्च करती है। हम निकाल लेते हैं यहां से वो कपड़ों पर खर्च कितना कर रही है। 78 रुपया में से कितना रुपया कपड़े पे खर्च कर रही है। तो हम लोग टोटल ये 7:5 12 था, 12 से डिवाइड कर लिए और उसमें 5 रुपया, वो टोटल 12 रुपया था तो उसमें 5 रुपया वो कपड़े पे खर्च करती है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये निकलेगा यहाँ पे 6 से कट दे, 13 चक 78 हो गया यहाँ पे, 13 चक 78 हो गया यहाँ पे, और 6 दूना 12 हो गया। तो 13 पच्चे 65, 65/2, तो 65 का आधा कितना होता है 32.5 होता है। 32 दूना 64.5 का दुगना 1, तो 65 हो गया। यानी ये इसका वैल्यू निकल गया आपका, इसका निकल गया 32.5 यूनिट। ये मतलब शॉपिंग पे वो 32.5 यूनिट खर्च करते हैं। 32.5, 78 में से 32.5 रुपया वो किस पे खर्च करिए, शॉपिंग पे। ग्रोसरी निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपया खर्च किया। ये तो क्या आपका ये इकाई है, यूनिट है। हम माने हैं इसको कि 100 में से 78, 78 में से 32.5 यहाँ पे ये खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट है वो 18,200 रुपए एक्चुअल अमाउंट वो खर्च कर रही है शॉपिंग पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसके वेतन में 16% की वृद्धि हो जाती है। वेतन में 16%, जो वेतन हम लोग 100 रुपया माने हैं तो उसमें कितना हो जाता है 16%, 16% की वृद्धि हो जाती है। तो अब कितना हो गया 116 यूनिट। तो क्वेश्चन यही है कि 32.5 यूनिट का वैल्यू जो वो शॉपिंग पे खर्च करती है वो हो रहा है 18,200 रुपया। शॉपिंग मतलब कपड़े की खरीदारी में वो 18,200 रुपया है। तो 32.5 यूनिट का वैल्यू 18,200 रुपया है। तो कह रहा है उसके वेतन में जब 16% की वृद्धि हुई तो वो कितना है टोटल। तो फरवरी में उसका वेतन कितना था, जनवरी में उसका वेतन 100 रुपया हम माने, 16% बढ़ोतरी हुई तो फरवरी में अब 116 यूनिट है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है तो इस 116 यूनिट का वैल्यू क्या है। टोटल क्वेश्चन यही बन रहा है कि 32.5 यूनिट का वैल्यू 18,200 रुपया है, तो 116 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अब यहां से देखिए इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ क्या कह रहा है यहाँ पे कि 32
0.5 यूनिट का वैल्यू जो हो गया वो 18,200 है, 18,200 है। तो 116 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 116 यूनिट का 116 यूनिट का 116 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो पहले एक यूनिट निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए काटना सीखिए। यहां से अगर ये यहाँ पॉइंट है, अगर यहाँ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लें, एक जीरो रख ले यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी को हम थोड़ा सा 18,200 को 18,200 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 182 गुना 1000, इसको लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। हम यहां पे हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 182 गुना 1000, 1000, 2 जीरो इसका वाला, 2 जीरो इसका वाला, और 1 जीरो पॉइंट हटाए तो ये हो गया। अब देखिए कट करते हैं इसको, तो ये 25 से देखिए यहां पे कट जाएगा, ये 25 से एक बार में लगा आपका, एक हो गया, 25 से कटा, यहाँ पे कितना बचा आपका? 7 बचा, 75 हो गया, फिर 25 दिया 75, मतलब 13 से ये 25 बार, 25 से ये 13 बार में कट जा रहा है। और यहाँ देखिए 25 से 25 चौका 100, 40 बार में कट गया यहाँ पे। फिर इसको 13 से इसको काटिए, देखिए यहाँ से कट जाएगा, एक बार में 13 हो गया, यहाँ पे बचा आपका कितना? एक बार में 5 बचा, 5 और 2 तो कितना हो गया? 13 चौका 52 हो गया। मतलब कितना हो गया? 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका, यहां से ये कट गया, ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। यहां देखिए 1 यूनिट बराबर हो गया 560 रुपया। 14 चक्का 56 हो गया, गुना हो गया 1 यूनिट बराबर 560 वैल्यू हो गया। तो 116 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो देखिए क्या हो गया, इसका कितना गुना? 560 गुना है, तो इसका 560 गुना यहाँ कितना हो जाएगा? इंटू 560 हो गया गुना। तो कैसे देखिए इसको ब्रेक करते हैं। 116 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 10, माइंड में कैलकुलेट करना है, इस चीज को माइंड में ब्रेक करने के लिए सीखना है। 100 प्लस 10 प्लस 6 लिख सकते हैं। और यहां 56 है, यहां पे 56 है, जीरो बाद में रख लेंगे। तो देखिए 56 गुना 100 कितना हो गया? 5600 हो गया। 5600 प्लस 10 गुना 56, 560 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 5600 में 560 जोड़ा तो कितना हो गया? 6160 हो गया। ये हो गया आपका 6160 हो गया। अब प्लस 56 गुना 6, तो अब इसको ब्रेक करते हैं। 50 प्लस 6, 50 गुना 6 300, और 6 6 36, कितना हो गया? 336 हो गया। तो कितना हो गया टोटल? देखिए यहाँ पे 60 प्लस 36 96 हो गया, और यहाँ पे 3 1 4 मतलब 64 और 96 हो गया। ये 64 96 हो गया। यहाँ पे इतना 116 में 56 से मल्टीप्लाई किए तो 64 96 हो गया। और यहाँ अगर जीरो मल्टीप्लाई कर ले, रख देंगे यहाँ पे 10 कर लेंगे ये तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? टोटल वैल्यू हो गया 64 96 और जीरो हो गया। ये 64 96 जीरो, ये वाला डी आंसर मेरा हो गया। यही क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बाकी क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, ये उससे भी लेंदी है क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, लेकिन आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा है एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपया, मंथली आय 35,000 रुपया। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हो गया इसका कि 35 रुपया उसका मंथली इनकम है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है, अलग अलग चीजों पे खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। अब देखिए अगर उसकी इनकम 100 रुपया है, इनकम 100 रुपया है, इनकम अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया है, इनकम उसकी है 100 रुपया, 100 रुपया है। हर चीज की बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, सेविंग ये कर रहा है 8 रुपया, 8%, 100 का 8% 8 रुपया हो गया। तो एक्सपेंडिचर कितना है इसका? एक्सपेंडिचर जो इसका कितना है, खर्च कितना है? खर्च हो गया कितना? 92 रुपया। ये 92 यूनिट, सब यूनिट में है, ये यूनिट रख लीजिए, इसको यूनिट रख लीजिए, ये यूनिट रख लीजिए, 92 यूनिट ये खर्च कर रहा है आपका। ठीक है, अब आगे कह रहा है यहाँ पे, तो ये बचत से हो गया, बचत का काम हो गया खत्म। सिर्फ अब इस पे आते हैं, इस पे फोकस करना है। कह रहा है स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 25% अधिक खर्च होता है। स्वास्थ्य और भोजन का कंपैरिजन है। फिर भोजन पर व्यय, मनोरंजन पर व्यय का, फिर आपका भोजन और एंटरटेनमेंट का कंपैरिजन कर रहा है। फिर स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, शिक्षा पर होने वाले व्यय का ये इतना व्यय का आधा है, तो फिर यहाँ कंपैरिजन है। फिर किराए पर, मतलब सबका कंपैरिजन है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, मतलब इसका एक एक का करके रेशियो निकालना होगा हमको। तो सबसे पहले हेल्थ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्थ हो गया आपका, हेल्थ लिख लिए का रेशियो, फिर फूड का रेशियो, खाना का, फिर इंटरटेनमेंट का रेशियो, इंटरटेनमेंट का, फिर हो गया आपका एजुकेशन का, एजुकेशन का हो गया आपका, हेल्थ पे हो गया, फूड का हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, किराए पर व्यय, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संजोबन किराया हो गया आपका। ये हो गया आपका फेयर, फेयर हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं
फेयर हो गया। अब यहाँ पे देख लें कि क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, तो 50% का वैल्यू कितना, 50% बराबर 1/2। कंपेरिजन किससे है, भोजन की तुलना में। भोजन की तुलना मतलब 2 रुपया वो कर रहा है आपका फूड पे खर्च कर रहा है, तो उससे 50% अधिक, 50% अधिक उससे कर रहा है, 50% अधिक कर रहा है। 50% का हो गया आपका 50% बराबर 1/2 हो गया आपका। ठीक है, कह रहे भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है किस पे, हेल्थ पे। तो अगर 2 रुपया भोजन पे खर्च कर रहा है, 2 रुपया यहां पे लिख लेते हैं 2 रुपया, तो 50%, 2 का 50% कितना, एक अधिक कर रहा है, मतलब 3 रुपया वो कर रहा है हेल्थ पे। देखिए इसका रेशियो 3:2 के रेशियो में आ गया। आगे कह रहा है जबकि भोजन पर व्यय, मतलब खाना पे जो खर्च कर रहा है, भोजन पे मैंने फूड पे जो व्यय है, मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है, मनोरंजन पे व्यय का 3 गुना है। तो इंटरटेनमेंट देखिए यहाँ पे है इंटरटेनमेंट, यहाँ रख लिए इंटरटेनमेंट हम लोग, ठीक है, और फूड पे कर रहा है, दोनों, इस दोनों का कंपेरिजन में इसका 3 गुना, तो यहाँ हो गया 3 हो गया, इसका 3 गुना 3 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, स्वास्थ्य पे होने वाला व्यय, ये स्वास्थ्य पे होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो शिक्षा पर जो एजुकेशन पे व्यय हो रहा है वो इसका आधा है, इसका दुगना है, मतलब इसका दुगना है। कह रहा है देखिए इस स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, स्वास्थ्य पर 3 रुपया कर रहा है, तो शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है, मतलब शिक्षा पर 6 रुपया कर रहा है खर्च, शिक्षा पर वो 6 रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि हेल्थ पर जो है वो इसका आधा कर रहा है। आगे किराए पर व्यय, किराए मतलब ये फेयर पे व्यय आपका, किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है, मतलब इसका इन तीनों का के जोड़ का 1/3 कितना हो रहा है, 6 3 9 2 11 गुना 1/3 जितना कर रहा है वो आपका फेयर पे किराया पे कर रहा है। आगे कह रहा है कि शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, तो एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रहा है, यहाँ ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो का है खेल। यहाँ पे एक कॉमन है कि फूड पे कर रहा है 2 रुपया और यहाँ पे दे रहा है 3 रुपया, लेकिन दोनों पे तो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये फुट पे दोनों जगह सेम वैल्यू आ पाए, यहां भी सेम हो, यहां भी सेम है, दोनों सेम हो। यहां पे अभी 2 यूनिट है, यहां पे 3 यूनिट है, और इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहां 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, ये 9 इस 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया। यहां पे हो गया आपका ये कितना, इसके साथ है, यहां 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पे 18 हो गया, और यहां 3 कैंसिल हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हो गया 9:6:2:18:11, ये आ गया इसका रेशियो हो गया, ये इसका कंप्लीट रेशियो हो गया। अब देखिए जोड़िए टोटल कितना हो रहा है आपका, 18 2 20 हो गया, 11 9 20 हो गया, 20 20 40 और 6 46 हो गया। इस टोटल को ऐड कर देते हैं, इस सबको, ये टोटल को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, प्लस 46 यूनिट हो गया, 46 यूनिट हो गया आपका। लेकिन क्वेश्चन से यहाँ पे क्या खर्च कितना कर रहा है आपका, ये टोटल खर्च हो रहा है, ये टोटल खर्च हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है। अगर उसका इनकम 100 रुपया है, एक्चुअल खर्च कितना हो रहा है, 92 यूनिट हो रहा है। मतलब क्या हो गया इसका अर्थ, ये 46 यूनिट बराबर हो गया 92, तो 1 यूनिट का मान हो गया 2 हो गया आपका। ये टोटल जो हम रेशियो निकाले ऐड करके 46 यूनिट आया, और ये 46 यूनिट इस 92 के बराबर है, 92 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 हो गया आपका, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया। आगे कह रहा है तो शिक्षा पर कितना व्यय हो जाता है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो शिक्षा पर कितना आ रहा है, 18, इसका अर्थ ये 2 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 18 हो जाएगा, इसमें 12, इसमें 4, इसमें हो जाएगा, तब ये 92 है, चूंकि अभी 46 हो रहा, तब ये 92 होगा। तो शिक्षा पे कितना हो रहा है टोटल, इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 36 यूनिट, मतलब 36 यूनिट। 100 में से 36 रुपया वो एजुकेशन पे खर्च कर रही है, 100 में से 36 रुपया एजुकेशन पे पूरी वो फैमिली खर्च कर रही है आपका। अब आगे कह रहा है आपका, ये कब 100 में से 36 रुपया एजुकेशन पे कब खर्च कर रही है, जब उसका इनकम 100 रुपया है, उसका इनकम कितना है 100 रुपया, लेकिन एक्चुअल इनकम कितना है, उसका एक्चुअल इनकम 35,000 रुपया, उसका एक्चुअल इनकम उस फैमिली का 35,000। जब 100 रुपया इनकम है तो खर्च कर रही है वो फैमिली एजुकेशन पे 36 रुपया, तो जब 35,000 रुपया इनकम होगा तो एजुकेशन पे वो कितना खर्च करेगा। क्वेश्चन यही है आपका,
ठीक है, तब यहां से निकाल लेते हैं आपका कि 100 यूनिट बराबर हो गया गिव 35,000 तो यहाँ पे 36 यूनिट बराबर कितना होगा। तो देखिए इससे कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू है 350, तो इसमें 350 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 350 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 36 गुना 35 जो भी है उस पर 1 जीरो रख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे गुना करते हैं इसको, अगर ये करना है तो 36 को क्या लिख लेंगे हम लोग, 36 को लिख लेंगे हम लोग 35 प्लस 1, 36 को हम लोग 35 प्लस 1 लिख लिए और इसमें गुना कर लिए हम लोग किससे, 35 से। देखिए 35 गुना 35, 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है, 1225 देखिए। अब वो कैसे निकालते हैं, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए 5 के इकाई अंक का, मतलब 5 का, तो 25 हो गया। फिर इस संख्या में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लिए, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 1225 हो गया आपका। ठीक है, तो 35 गुना 35 1225 हो गया और ये प्लस 35 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 25 1260 हो गया। तो ये हो गया आपका 1260 और 1 जीरो और है, मतलब 12,600 रुपया, 12,600। तो ये आंसर आपका ये है। ये क्वेश्चन, ये भी सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वो दोनों क्वेश्चंस लेंदी था, बाकी क्वेश्चंस ये एवरेज, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, इसी तरीके का क्वेश्चंस है। यार एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। ठीक है, अपनी आय का 2/3 भाग, 2/3 यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया। अपनी आय का 2/3 किसका, 2/3 किसका, अपनी आय का मतलब आय कितना हो गया, आय हो गया 3 रुपया, और क्या करती है, खर्च करती है, तो 3 रुपया आय हुआ, 3 रुपया आय हुआ, खर्च कितना की 2 रुपया, तो बचाई कितना 1 रुपया। ठीक है, अब कह रहे हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछली क्लास में किए थे कि जब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 गुना 100 किए तो 300 हो गया, यहाँ 200 हो गया और यहाँ 100 रुपया हो गया आपका। अब कह रहा है यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, अब इसका 18% प्लस 18% और व्यय 24% बढ़ जाता है, व्यय आपका कितना हो गया, 24% हो गया, व्यय 24% हो गया आपका, व्यय 24% बढ़ जाती है, यहाँ पे व्यय 24% बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखिए 300 का 18% कितना हो गया आपका, 300 का 18% कितना हो गया, देखिए 2 जीरो है तो प्रतिशत कैंसिल होगा, 18 54 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका 54 हो गया, बढ़ा कितना, ये 54 रुपया इसमें बढ़ा, यहाँ फिर प्रतिशत है 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बढ़ा यहाँ पे, ये 24% कितना हो गया, ये 48 रुपया बढ़ा इसका। जब इनकम 54 रुपया बढ़ गया, खर्च 48 रुपया है, खर्च 48 रुपया बढ़ गया, तो बाकी जो 6 रुपया हुआ, 6 रुपया है, वो क्या होगा, सेविंग होगा आपका। तो सेविंग कितना बढ़ा, जो पहले सेविंग था उसमें 6 रुपया बढ़ गया, तो +6 कर लिया यहाँ पे कितना हो गया, +6 हो गया आपका। तो कितना कह रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ा, हम लोग जानते हैं कि जब बेस 100 आया हुआ हो तो जो वैल्यू हो आपका वही प्रतिशत वैल्यू बढ़ जा रहा है। तो सेविंग कितना बढ़ रहा है, 6 रुपया, तो प्रतिशत कितना होगा, 6% हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस 100 आया हुआ है आपका। तो आंसर क्या हो गया, 6%। जो नहीं समझ रहे हैं, इसका अर्थ हुआ क्या, पहले सेविंग कितना था, 100 रुपया था, पहले सेविंग 100 रुपया था, अब कितना बढ़ा, 6 रुपया, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100% कर लीजिए, इसका 100 से 100 कैंसिल हो गया था, 6% आंसर आ गया, ऐसे 6% हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है, इन चीजों को समझना है कि जैसे ही बेस 100 आए, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख लेंगे उसको, कि जो वैल्यू होगा वही, जो मतलब जुट रहा हो या माइनस हो रहा वही हमारा प्रतिशत वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, मेंस 2019 का, और कोई मॉडरेट क्वेश्चन है, ना तो बहुत टफ है ना तो बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है ऋषु अपनी आय का X% बचाती है, ऋषु अपनी आय का X% बचाती है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, सेविंग में 50% की वृद्धि होती है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमको नहीं पता है कि पहले वो कितना खर्च कर रही है या बचा रही है। ठीक है, उसमें वृद्धि सिर्फ दिया हुआ, सबका इंक्रीजमेंट दिया हुआ है बाद में। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर
इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। तो मान लेते हैं कि इनकम 100 रुपया है, मान लेते हैं कि इनकम 100 रुपया है, आय का x% बचाती है, x%, हमको ये नहीं पता है, इसको छोड़ दिया वैसे ही, और इस x का वैल्यू निकालना है। अब आगे दे रहा आय में 26% की वृद्धि होती है, 26%, आय में 26% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है, ये यहां पे 20% बढ़ा, ये 20% बढ़ा। अच्छा, बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो सब सिर्फ इंक्रीजमेंट दिया हुआ है, इंक्रीजमेंट दिया हुआ है, निकालना है एक्स का वैल्यू, मतलब सेविंग कितना प्रतिशत उसका होता है, एक्स कितना हो गया ये निकालना है हमको, और यहाँ क्लियर नहीं है दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो फाइंड हो जाएगा, इनकम हम 100 रुपया माने हैं, तो वहां से इस पर डिवाइड करके निकाल लेंगे कि कितना उसका एक्सपेंडिचर है और कितना वो सेविंग उसका है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग, इसके लिए एक मेथड है आपका कि देखिए, अगर जितना जितना इनकम बढ़ रहा है, जितना प्रतिशत इनकम बढ़ रहा है, उसमें से जितना प्रतिशत सेविंग बढ़ रहा है उस वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो, जितना इनकम बढ़ रहा है उसमें से जितना सेविंग बढ़ रहा है माइनस कर लीजिएगा, तो रेशियो निकल जाएगा एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर वाला से इनकम वाले माइनस कर लीजिएगा, तो रेशियो निकल जाएगा सेविंग का। सेविंग वाला माइनस कीजिएगा इनकम में, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर वाला कीजिएगा, सेविंग निकल जाएगा। और बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाते हैं। तो एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करते हैं, सेविंग कितना है 50%, और माइनस 26%, यहाँ पे 26% इंक्रीजमेंट हो रहा है किसमें, इनकम में। तो जितना सेविंग में इंक्रीज हो रहा था माइनस, और जितना इनकम में इंक्रीज हो रहा था माइनस कर लिया। बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाना है। अब सेविंग का लेना है तो फिर इनकम वाले में से एक्सपेंडिचर को घटा लेंगे, जो बड़ा है उसको पहले, जो छोटा है उसके बाद में। तो कितना हो गया, इस टू में यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 26% माइनस 20%। ये इसको माइंड में धीरे धीरे आप कैलकुलेट करना लगे, इससे डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा, डायरेक्ट इसको एक स्टेप में इसका आंसर है। इसको आप 15 से 20 सेकंड में बना सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास के बाद। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस किए, इसमें से इसको माइनस किए, दोनों का रेशियो निकल गया। जो भी रेशियो निकला इसमें डिवाइड कर लीजिए, आ गया ये आंसर, आ गया आपका। अब देखिए 50 में से 26 घटा, कितना बचा आपका, 50 में 26 घटा तो 24%, और यहाँ पे कितना हो गया 6% हो गया। कट कर लीजिए, 6 चौक 24 हो गया, ये कितना आ गया 4:1, मतलब एक्सपेंडिचर उसका 4 रुपया है और सेविंग उसका 5 रुपया है। तो दोनों जुट गया, तो इनकम कितना हो गया, इनकम हो गया उसका कितना 5 रुपया, 5 यूनिट। और यहाँ इनकम हम लोग कितना माने हैं, यहाँ इनकम कितना माने 100 रुपया। तो कितना हो गया 5 यूनिट बराबर 100 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 20 हो गया आपका, 5 चौका ये आपका 20 हो गया, 20 25 100 हो गया आपका। अब किसका निकालने के लिए कह रहा है, एक्स का, मतलब सेविंग कह रहा है निकालिए, कि सेविंग, तो इसमें 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 बराबर 20 हो गया, तो यही हो गया 20 हो गया आपका। ये अगर कहता आपका एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लेते तो 80 हो जाता। तो 80 रुपया, 100 रुपया इनकम है, 80 रुपया वो खर्च करता है और 20 रुपया बचाता है। ये आसान मेथड है और एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि प्री का है और आसान है, और लेकिन ये आसान दिखने में भले ही लग रहा है, लेकिन आसान है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये कुछ सेकंड्स में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन समान है, ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है। ए और बी का मासिक वेतन समान है, तो मान लेते हैं समान है, तो ए और दोनों का वेतन जो है मान लेते हैं कि वो 100 यूनिट के बराबर है, 100 यूनिट के बराबर है, 100 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए बी सी तीनों अपना जो उसका वेतन होता है 100 में से 10 रुपया वो दान करता है, जो भी उसका इनकम हो, 8% वो अपने इनकम का, 9% वो ए बी सी का। कह रहा है यदि ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपया है, किसके, ए और बी के, ए और बी के बीच के, ए बी डोनेशन, डोनेशन 400 रुपया है, और यहां पे कितना कह रहा है आपका कि ए कर रहा है 10% और ये 8%, तो 10% और ये हो गया 8%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -2% है आपका। तो 10 और 8 हो गया आपका, 2 यूनिट हो गया आपके, यहाँ पे 2% या यूनिट जो भी रखिए, इसको यहाँ पे यूनिट में ही रख लीजिए इसको।
10 और 8, तो कितना हो गया इसका डिफरेंस? इसका हो गया 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 400 रुपया है। 400 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 400 हो गया आपका। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि पहला था ए और बी के दान के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना? 10 में से 8, 10 रुपया दान करता है ए, 8 रुपया दान करता है बी, दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट है, नहीं 2 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपया के बराबर है, तो 2 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 2 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, कुल दान मतलब टोटल, तो टोटल दान कितना है ए और बी का? ए और बी का टोटल दान कितना है? कंबाइंड मिलकर के कितना करते हैं? कंबाइंड डोनेशन कितना है इनका? 18 यूनिट। 10 रुपया ये, 8 रुपया ये, 18 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना? 3600। 3600 हो गया आपका। 18 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 3600। 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका? 3600 हो गया। ये 3600 हो गया। कितना? ए और बी दोनों मिलकर के 3600 रुपया दान करते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका कि और ए तथा बी द्वारा किया गया कुल दान सी के दान की तुलना में 900 रुपया अधिक है। मतलब सी इससे 900 रुपया कम करता है दान, 900 इससे कम करता है। तो सी का डोनेशन कितना हो गया? सी डोनेशन कितना हो गया? 3600 माइनस 900, 3600 माइनस 900 यानी 3600 माइनस 900 कितना हो गया आपका? 2700 हो गया। ये हो गया आपका 2700, ये हो गया 2700, ये 2700 हो गया। तो कह रहा है सी का मासिक वेतन कितना है। अब देखिए सी दान कर रहा है 2700 रुपया, और क्वेश्चंस में शुरू में दिया हुआ है कि ए बी सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8%, 9%, मतलब सी अपने मासिक वेतन का 9% दान करता है, और वो 9% इस 2700 रुपया के बराबर है। वो 9% से 2700 रुपया के बराबर है। तो 9% बराबर हो गया आपका कितना? 2700 रुपया। ये 9% हो गया आपका 2700 रुपया। तो आगे कह रहा है सी के दान, तो सी का मासिक वेतन निकालिए। सी का मासिक वेतन है कितना है? मासिक वेतन कितना हो गया? 100% हो गया। मासिक वेतन 100% हो गया। तो कितना गुना है इसका? इसका कितना गुना है? 9 या 27 यानी कितना? 300 गुना। तो इसका 300 गुना निकाल लिए, 30,000 हो गया। आंसर हो गया 30,000 इसका। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपका। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है आपका। कुछ नहीं था क्वेश्चन से, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन आप रखते चलिए, एक एक करके आप पहुंच जाइएगा। इसमें कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन वैसा नहीं था आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है और आय में, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये है क्वेश्चन। तो फिर से देखिए लिख लेते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। ठीक है, अपनी आय का 20% बचाती है। 20% बचाती है तो 20 रुपया बचाई, तो 20% मतलब कितना? 20% मतलब हो गया 20/100। 100 आय का मतलब आय कितना हो गया? 100 रुपया। 20% जब बचाई, 20 रुपया बचाई, तो खर्च कितना की? 80 रुपया। आगे क्या करें? उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब एक्सपेंडिचर में कितना हो गया ग्रो आपका? इसका 20% हो गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है और आय में 29% की वृद्धि होती है। आय में हो गया आपका 29% की वृद्धि होगी, तो उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपका? फिर से सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। ये कितना हो गया? देखिए ये हो गया आपका कितना? 29 रुपया है आपका। इसका कितना? 2 जीरो आया हुआ था, प्रतिशत कैंसिल, 8 दूना 16 हो गया आपका। 16 मतलब 29 रुपया इनकम में बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर 16 रुपया बढ़ रहा है, तो 29 माइनस 16 हो जाता है 13। तो इसमें सेविंग में कितना बढ़ जाएगा आपका? 13 रुपया बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है जो 13 रुपया है वो पुराने वाले सेविंग का कितना प्रतिशत है? 13 सेविंग का, तो कितने बचत में कितनी वृद्धि? तो अमाउंट में वृद्धि है 13 रुपया, कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 13 रुपया वृद्धि किसका? 20 का। 20 का इंटू 100%, 20 25 100 यानी 13 25 65%। ये हो गया आपका आंसर, हो गया 66 का। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2020, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है ये। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य में, किसी वस्तु के प्राइस में, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, उसकी बिक्री में, सेलिंग में उसके। अब राजस्व में जो टोटल इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, वो 25% की वृद्धि होती है, एक्स का मान
ज्ञात करें। अब यहाँ एक चीज देखिए यहाँ पे कि जो राजस्व है, टोटल जो रेवेन्यू है, राजस्व है आपका, राजस्व जो हुआ, वो राजस्व है वो कैसे कैलकुलेट होता है कि टोटल कुल बिक्री कितनी हुई, कुल बिक्री, कुल बिक्री इनटू मूल्य, इंग्लिश में ये रेवेन्यू बराबर सेल्स, टोटल सेल इनटू हो गया आपका प्राइस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी पिक्चर हॉल में, किसी सिनेमा घर में एक शो में आपका 500 टिकट बिका, 500 टिकट बिका, देखिए 500 टिकट बिका और एक टिकट का दाम 100 रुपया था, एक टिकट का दाम 100 रुपया था, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, टोटल इनकम यही तो होगा, जितना टिकट बिकेगा और जो उसका प्राइस होगा, दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ही तो है आपका ये, तो कितना हो गया ये यहाँ पे 50,000 रुपया हो गया, 50,000। बस यही ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसी को समझना है इन चीजों को। अच्छा, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कि सेल हो गया, यहाँ पे रख दिए इनिशियल और फाइनल, जो पहले ओरिजिनल था ये, और ये प्राइस हो गया इनिशियल फाइनल, और टोटल प्रोडक्ट दोनों का आ गया, रेवेन्यू आ गया आपका, ये रेवेन्यू। अब जो क्वेश्चंस मेरे कह रहा है वो कर रहे थे, यहां से ये समझ में आई कि रेवेन्यू बराबर सेल इनटू प्राइस, मतलब सेल और सेल्स, जितना सेल्स हो रहा है और जितना प्राइस है, दोनों का प्रोडक्ट ही रेवेन्यू होता है आपका। ठीक है, यहां से एक चीज को समझे। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, 20%, 1/5 कमी की गई, तो मतलब पहले 5 रुपया रहा होगा मूल्य, प्राइस, तो यहां 5 रुपया। अब कितना हो गया, जब 20 कमा तो 1 रुपया कम गया था, कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। कह रहा है और बिक्री में x%, क्या बिक्री नहीं पता है हमको कि कितने x%, x का वैल्यू क्या है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट पहले p रुपया रहा होगा और अब क्या हो गया, q रुपया हो गया होगा आपका। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको सिर्फ ध्यान रखना है। आगे कह रहा है आपका, आगे कह रहा है कि यदि राजस्व में 25% की वृद्धि होती है, मतलब रेवेन्यू में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% बराबर कितना हो गया, 1/4, मतलब पहले 4 रुपया रहा होगा और अब 1 रुपया बढ़ करके 5 रुपया हो गया होगा, 4 5। हमको ये P और Q का वैल्यू निकालना है, P और Q का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए P इज टू Q, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ कर देना है और इसको इसके साथ करना है। यहां जो प्रोडक्ट आएगा वो P होगा और यहां जो प्रोडक्ट आएगा वो Q होगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, पहले ये रखना है, ये P का वैल्यू होगा, और इसको इसके साथ रखना है, ये Q का वैल्यू होगा। ये 4 चौक 16 हो गया, तो कितना हो गया आपका, ये 16 हो गया, और इधर 25 हो गया, ये 25 रुपये होगा, हो गया आपका। कि मतलब पहले 16 रुपया की बिक्री थी, अब कितनी हो गई, 25। ठीक है, यही कह रहा है आपका, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई थी, पहले 16 रुपया था बिक रहा था, अब कितना 25 हो गया आपका, तो कितना जाहिर है वृद्धि हो रही है, 16 से 9 वृद्धि हो रही है, तो कितना प्रतिशत हुआ वृद्धि, तो 9 रुपया की वृद्धि हुई, कितना में से, 16 में से, 16 में से। ठीक है, तो 1/16 का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन होता है, प्रतिशत वैल्यू होता है, 1/16 का प्रतिशत वैल्यू होता है 6.25%, 6.25% होता है। अब इसमें 9 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 25 हो गया, 0.25, रिमाइंडर शेष बचा 2, 9 54 हो गया, 56 हो गया आपका, 56.25%, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया आपका, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इसमें 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट वाला हो, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जो भी 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट वाला होगा क्वेश्चन, उसको हम इस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं या बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। कह रहे ए की आय बी की आय के 80% के बराबर है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, मतलब कंपैरिजन है आय और व्यय का। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ए और बी का इनकम,
ए की आय बी की आय के 80%, 80% मतलब क्योंकि 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 20 गुना 4, 80% तो हुआ 20 का, इसका 4 गुना हो गया, तो 1/5 का भी 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। ए की आय बी की आय के 80% के बराबर है, किसकी आय के, बी की आय के, बी की आय के, तो बी का आय कौन हो जाएगा, ये जो आपका हर है, ये इस भिन्न का जो हर हुआ हो गया आपका बी की आय, बी रख लिए, और इसका 80% 4 है, 4 हो गया। और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। फिर से देखिए कि 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो इसका तिगुना हो गया 60%, तो कितना हो गया ये 3/5। 20% का वैल्यू 1/5, तो इसका तिगुना, इसका तिगुना 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो गया आपका। फिर व्यय कह रहा है आपका ए की हाँ ए का व्यय बी के व्यय के, बी के व्यय के, फिर किससे कंपेरिजन है, बी के एक्सपेंडिचर से, तो बी का एक्सपेंडिचर हो गया 5 रुपया, यहां 5 रख लिए, और इसका कितना हो गया 3 रुपया हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज समझना है, ये हो गया एक्सपेंडिचर का, ये हो गया एक्सपेंडिचर का। एक कंडीशन दिया हुआ है ए की आय बी की आय के उसको हम लोग बाद में देखें। जब हम लोग रेशियो लेते हैं, जैसे अगर ले लेते हैं हम लोग 25:75 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कॉमन वैल्यू होता है, उस कॉमन वैल्यू को हम निकालते हैं, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है आपका, इसमें से कॉमन वैल्यू क्या, 1 गुना 25, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 गुना 25, और ये 3 गुना 25, तो ये 25 से 25 कैंसिल, इसको निकाल लेते हैं, बचता है क्या 1:3, मतलब एक कॉमन वैल्यू होता है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है रेशियो। यहां मान लेते हैं कि यहां मान लेते हैं सपोज दैट इसमें x है और इसमें y है वो कॉमन वैल्यू, इसमें x है और इसमें y है वो कॉमन वैल्यू, और इसमें x है और इसमें y है। पहले यहां से इंफॉर्मेशन हटा लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ए की आय बी की आय के 90% के बराबर है। ए की आय, ए की आय कितना है, देखिए ए की आय 4x लिए यहां पे, यहां पे 4x बी के व्यय के 90% के बराबर है। व्यय के मतलब खर्च के, तो बी का खर्च कितना है 5y है, 90%, 90/100, 1 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो x और y का रेशियो निकल गया, x/y बराबर कितना हो गया 9, और ये 4 इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/8, x का वैल्यू 9 निकल गया, y का वैल्यू 8 है, जो इसका कॉमन वैल्यू था निकल गया, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये नया रेशियो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो गया 36, 36 हो गया आपका, ये 36, 9 गुना 4 36 हो गया, और ये हो गया 9 गुना 5 कितना हो गया 45, और y का जो वैल्यू है वो 8 है इसमें, तो कितना हो गया 8 या 24, और यहां कितना हो गया 40 हो गया आपका। अब देखिए ये निकला नया इनकम और ये निकला नया एक्सपेंडिचर, और हम लोग जानते हैं कि जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा लेते हैं, जितना यर्न हो रहा है, जितना व्यक्ति कमा रहा है, जितनी उसकी आय है, उसमें से उसका खर्च निकाल लेते हैं, तो सेविंग बचता है, बचत बचता है, सेविंग। अब देखिए इसका रेशियो निकल गया कितना, 36 में से 24 घटा कितना हो गया 12 हो गया, 12 रुपया उसका सेविंग है, किसका ए का, और बी का सेविंग कितना है 45 में से 40 कितना हो गया 5 हो गया आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए की बचत, ए की बचत, ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है 12 रुपया, 12 रुपया, ये वाला ए की बचत बी की बचत से, कंपेरिजन किससे है बी की बचत से, तो बेस कौन बन जाएगा, बेस कौन बनेगा बी की बचत से, बेस बन जाएगा 5, बेस बन जाएगा 5, ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, कितना अधिक है, कितना अधिक है 7 रुपया अधिक है, 7 7 है, 7 है, किससे बी के बचत से। अब यही कह रहा है कितना प्रतिशत है निकालना, तो देखिए 1/5 का होता है 20%, 1/5 का प्रतिशत वैल्यू होता है 20, तो गुना 7 कर देंगे कितना होगा 140 हो जाएगा आपका, 140% हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप ऐसे कर लीजिए इसको 20 बराबर कितना हो गया 140%, 140%। ये भी मेंस का क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझना है, इस तरीके से बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी मेंस का क्वेश्चन है।
कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय, मासिक एक्सपेंडिचर उसके मासिक बचत से 66.2/3% है। किससे कंपैरिजन है? मासिक बचत से। मासिक बचत से एक व्यक्ति का मासिक व्यय मासिक बचत से, पहले इसको लिख लेते हैं, 66.2/3%। तो देखिए आप कि 33.1/3% बराबर होता है 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/3 होता है। इसी का दुगना है ये, 33 गुना 66, 1 गुना 2, तो 66.2/3% बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो गया आपका यहां पे। अब कह रहा है व्यक्ति का मासिक, ये लिख लेते हैं पहले हम लोग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग हो गया। क्या कह रहा है आपका? मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से, किससे? मासिक बचत से। कंपैरिजन किससे है? उसके सेविंग से कंपैरिजन है, तो जाहिर है ये वाला जो हो जाएगा, इस भिन्न का जो हर है वो मासिक बचत हो जाएगा। कितना हो गया आपका? 3 रुपया हो गया, 3 रुपया। और ये क्या कह रहा है? मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से अधिक है, अधिक है, के बराबर नहीं है, अधिक है, अधिक है, या इतना नहीं है, इससे अधिक है। तो क्या करेंगे? 3 का 66.2/3% 2 होता है, तो इतना अधिक है, मतलब 2 इसमें ऐड कर लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 रुपया, 5 रुपया। और इनकम हो गया था कितना? 5 + 3 था 8 हो गया आपका। आगे क्या कह रहा है? यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, फिर वही वाला चीज है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए थ्रू आउट क्या कीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ 8 गुना 100, 800, 5 गुना 100, 500, 3 गुना 100, 300 हो गया। तो इसका 44%, इसमें 44% की वृद्धि होती है। उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे कह रहा है तो उसकी मासिक बचत, अच्छा मासिक बचत दिया हुआ है, मासिक बचत दिया हुआ है में 1040 की वृद्धि होती है, मासिक बचत की वृद्धि दी हुई है। तो पहले निकालते हैं कि इसमें वृद्धि कितनी हुई। तो 800 का 44%, 44% कितना? 2 जीरो है तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो 44 गुना 8 कितना होता है? 40 गुना 8 320, और 320 + 32 कितना हो गया? 352 हो गया आपका, 352 हो गया आपका। फिर 60 गुना 60, 500 गुना 60%, प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 60 गुना 5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 300, मतलब 300 रुपया इसमें बढ़ा। तो जब इनकम बढ़ा 352 रुपया, एक्सपेंडिचर बढ़ा 300 रुपया, तो जो बच रहा है 52 रुपया वो कहाँ जाएगा? वो सेविंग में बढ़ेगा। तो सेविंग कितना बढ़ गया? सेविंग में जो वृद्धि हुई वो 52 रुपया की हुई, वो 52 रुपए की। 52 रुपया किसके बराबर है? क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपया की वृद्धि होती है। ये 52 यूनिट है, यूनिट है, ये है आपका किसके बराबर? 1040 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसके कितना गुना इसका हो गया? इसका 52 दुना 104 होता है, तो इसका हो गया आपका 20 यूनिट। ये हो गया 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो प्रारंभिक मासिक व्यय कितना है? मासिक व्यय कितना है? तो मासिक व्यय कितना था आपका? 500 यूनिट हो गया, मासिक व्यय 500 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपया, तो 500 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया आपका आंसर 10,000 रुपया। यही आपका आंसर है, 10,000, 10,000 आपका आंसर है।